Hello, everyone. I am delighted to welcome you all to this seminar. My name is Anya Sharma, and I will be your host for today's event. Welcome to Tech Accelerate, a virtual technology acceleration program that will provide you with in depth knowledge and insights into the latest trends and technologies in the industry. I am thrilled to be your host and guide you through the program. Ladies and gentlemen, get ready for an extraordinary session on open source with DevOps, as we have not one but two exceptional speakers joining us today. Let me introduce you to the speakers for this amazing session. Siddhant Vijay. Siddhant Bhaiya is a member of NSCC Senior Tech Team and is currently working as a developer at Hyperspace Consulting. In addition to his impressive track record in designing and implementing cloud solutions for clients, Siddhant has also facilitated the GCCP program with Google for our college, showcasing his strong ability to simplify complex cloud computing concepts for beginners. With his extensive experience in cloud, Siddhant is a recognized authority in the field. I would like to request Siddhant to commence this event. Okay, thank you. Hi guys, my name is सिद्धांत विजय सिंह. Okay. So आज हम पढ़ने वाले हैं DevOps के बारे में. तो DevOps बेसिकली क्या होता है? हमारा डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन को जब मिक्स कर देते हैं तो ये DevOps कहलाता है अपना. ठीक है. तो जब हमारा डेव से डेवलपमेंट आ रहा है, ऑप से ऑपरेशन आ रहा है, तो ये जब मिक्स हो जाएगा तो ये DevOps कहलाता है. अब मैं DevOps के साथ साथ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी बताऊंगा. ठीक है. सो आज का हमारा जो एजेंडा है वो इन 4 टॉपिक्स पर रोटेट करेगा. ठीक है. मतलब होता क्या है ये? क्या हम क्लाउड में जा करके कुछ कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ? तो इसके बारे में आपको मैं आज एक ब्रीफ दे दूंगा कि ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद हमारा दूसरा जो एजेंडा में जो दूसरा पार्ट है वो है कि AWS यूज करूं, Azure यूज करूं या GCP यूज करूं, क्या करूं मैं जब क्लाउड कंप्यूटिंग में मैं कुछ सॉल्यूशन या सर्विस का यूज कर रहा हूं, तो कौन सा मैं प्लेटफॉर्म यूज करूं इन तीनों में से. तो आज मैं इसके बारे में एक छोटा ब्रीफ दे दूंगा. ठीक है. और उसके अलावा हमारे पास इंटर्नशिप्स और जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं डेवऑप्स में और क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, तो मैं उसके बारे में आपको दिखाऊंगा इसमें. और लास्ट हमारा एक लैब है, एक तरह से आप समझ लें स्मॉल प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक क्लाउड फंक्शन डिप्लॉय करेंगे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर. वो बेसिकली क्लाउड फंक्शन क्या होता है? एक API जैसा काम करेगा ये हमारा क्लाउड गूगल क्लाउड के ऊपर हमारा जो डेटा रखा हुआ है उसको हम एक्सटर्नल किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको हम एक्सेस करके देखेंगे, उसको हम कॉल करके देखेंगे कि हमारा आता है कि नहीं डेटा. और जो एक्सटर्नल हम जो यूज करेंगे सॉफ्टवेयर वो हमारा भी पोस्टमैन होगा, क्योंकि मैं API पोस्टमैन में हम हमेशा जो है चेक करते हैं कि काम कर रही है कि नहीं. ठीक है. तो बेसिकली ये हमारा 4 पार्ट है, आज इसी पर पूरा सेशन है. ठीक है. तो पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. तो हमारा पहला पार्ट यही है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. सो पहले हम समझते हैं क्लाउड की जरूरत क्यों है हमें. तो जैसे हम जानते हैं कि ऑन प्रीमाइज होता है, एक ऑप्शन होता है ऑन प्रीमाइज, दूसरा होता है क्लाउड का. तो ऑन प्रीमाइज क्या होता है? ऑन प्रीमाइज जब हम जैसे कोई एक कंपनी है जिसने अभी स्टार्ट करा है मान लो, और उसके पास कई सारा डेटा है, उसको डेटाबेस का कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको फिर वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी जो उसको कंट्रोल करनी पड़ेगी. अब क्या हो सकता है, अगर आपने एक वेबसाइट जो है बना दी है, ठीक है, तो उस पर आपको सर्वर पर आपको वर्चुअल मशीन लगानी पड़ेंगी. अब वो वर्चुअल मशीन क्या कर रही है? वो सर्वर से इंटरेक्ट कर रही है. अब हो सकता है कि सर्वर पर बहुत सारा लोड आ गया एकदम से, और आपके पास छोटा सा ही मतलब एक वर्चुअल मशीन रखी थी जिसपे कुछ लिमिटेड लोड ले सकता है वो. तो ऑन प्रीमाइज में यहाँ दिक्कत आ जाएगी. पहली चीज कि हमारे पास लिमिटेड था, अब जब सर्वर पर ज्यादा लोड आ गया है तो क्रैश कर जाएगा सर्वर. अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑन प्रीमाइज पे हम इसको बढ़ा सकते हैं. जैसे हमारे वर्चुअल मशीन कई सारे हो गए, 4-5 वर्चुअल मशीन में लगा दी. बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर भी एक और चीज की है, हमारा अब लोड कम है बट हमने 4-5 वर्चुअल मशीन लगा रखी है, तो हमारा इस तरह से बिजली का बिल ज्यादा आएगा, जो कि अच्छी चीज नहीं है ना. अगर हम यूज एक ही का कर रहे हैं तो हम एक ही के लिए पे करेंगे, हम 4 के लिए पे क्यों करें? एक ये चीज है. उसके अलावा हम जैसे स्टोरेज की दिक्कत आती है कि स्टोरेज के लिए आपको अलग अलग फैसिलिटीज यूज करनी पड़ेंगी, अलग अलग उसके लिए आपको फिर डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, स्टोरेज का अलग देखेगा कोई,
फिर एडमिन और नेटवर्किंग का अलग अलग हर कोई देखता रहेगा, तो ये ऑन प्रीमाइस में काफी दिक्कतें आती थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया क्लाउड। अब क्लाउड क्या करता है, ये जो सेम काम आपने करा कि ऑन प्रीमाइस पे आपने वर्चुअल मशीन बनाई और उस पर सर्वर लोड करा, वो सेम काम आप क्लाउड के ऊपर करें। अब क्लाउड क्या करता है, क्लाउड आपको एक लोड बैलेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लोड बैलेंसिंग क्या हुआ, जैसे आपका वर्चुअल मशीन आपने 4 इनिशियलाइज कर रखी है कि हमारी मैक्सिमम 4 यूज होंगी, ठीक है। अगर लोड ज्यादा हो जाएगा तो हमारा 4 वो रहेगा हमारे पास 4 कि हम 4 यूज कर सकते हैं। बट अगर लोड कम है हमारे सर्वर पर या वेबसाइट के ऊपर तो हमारा एक ही चलेगा। अब हमें लोड जब ज्यादा होगा तब हमारा वो अपने आप वर्चुअल मशीन उसको चेक करता रहेगा कि अब लोड बढ़ रहा है तो एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा दो, ऐसे कर करके अपने आप वो लोड बैलेंस करता रहेगा। ये क्लाउड के ऊपर ही काम होता है। स्टोरेज की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लाउड के ऊपर सिंपली स्टोरेज हो जाती है। अब आपको जैसे कोई जो है ना स्टोरेज की बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते ही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली यही है कि आपको स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, कंप्यूटिंग प्रोवाइड करेगा और आपको नेटवर्किंग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। तो अपना मेन यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग कि हमारे को कंप्यूट इंजन मिल जाएगा जो कि हमारा वर्क करेगा एज अ सीपीयू जैसे कह सकते हो आप, तो वो कंप्यूट इंजन हो गया। फिर स्टोरेज मिल जाएगी हमें, जैसे हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं वैसा ही हमारा क्लाउड पे हार्ड डिस्क समझ लो आप रखी हुई है किसी की, हम बस उसको यूज कर रहे हैं। जब हमारा डेटा उससे आना जाना शुरू होगा बस हम तभी पे करेंगे। जब ये डेटा ज्यादा आ रहा है तो हम थोड़ा ज्यादा पे करेंगे, कम आ रहा है तो कम पे करेंगे। उसका पेमेंट का भी अलग स्ट्रक्चर होता है, तो वो हम उस पे नहीं जाएंगे आज, हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो आपको ये सब का यूज बहुत बढ़िया क्लाउड कंप्यूटिंग पे रहेगा। और अगर ऑन प्रीमाइस में सब सेम चीज यूज करेंगे तो आपको बिजली का बिल एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको स्टोरेज के लिए मतलब रखने की भी चीजें चाहिए ना कि हमें यहाँ पर ये चीजें रखनी थी, अब हमें अलग अलग से सबके लिए रूम बनाने पड़ेंगे, तो वो काफी दिक्कतें आती हैं। और तीसरी चीज सबसे बड़े क्लाउड कंप्यूटिंग की ये है, आप घर बैठे सब चीज कर सकते हो। आपको फिर एक कंपनी में जाना नहीं पड़ेगा रोज रोज, नेटवर्क चेक नहीं करने पड़ेंगे, ये सारा कुछ आपको क्लाउड प्रोवाइडर आराम से चेक करके देगा, ठीक है। तो हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग में मेन ये सारी चीजें ये सीपीयू मिल जाएगा समझ जाओ, एक स्टोरेज होगी, हार्ड डिस्क हो गया। नेटवर्किंग मतलब हमें कौन कौन सी कंपनी से कौन से को कनेक्ट करना है कंप्यूट इंजन को, वो हमें कुछ इसका उतना दिक्कत नहीं होती है नेटवर्किंग के अंदर इसमें। फिर AIML का हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि हमें AIML के लिए हमें बहुत बड़े बड़े सीपीयू चाहिए होते हैं, जैसे GPU और TPU वगैरह चाहिए होते हैं। तो ये सारा क्लाउड हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उसके लिए हमें अलग से कहीं सिस्टम को बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा कुछ आपको क्लाउड प्रोवाइड कर देगा ईजिली। उसके अलावा एनालिटिक्स होता है, तो आपके पास जो डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर है उसके ऊपर आपको एनालाइज करना है कि डेटा कैसा स्टोर है, उस डेटा में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारा आपको क्लाउड प्रोवाइडर इसमें आपको हेल्प करते हैं। उनके कई सारी सर्विसेज होती है एनालिटिक्स के ऊपर, तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाती है एनालिटिक्स करने में, एनालाइज करने में आपको डेटा अपना, ठीक है। फिर अपने पास सिक्योरिटी आती है। सिक्योरिटी में मतलब जैसे क्लाउड के ऊपर कई सारे प्रोवाइडर हो गए मेरे जैसे मैंने अभी बताया, एज्योर हो गया, AWS हो गया और GCP हो गया। ये तीनों बहुत अच्छी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपका डेटा अगर आपका है तो वो आप ही के पास रहेगा और कोई उसे देख नहीं सकता है। अगर आप उसे एक्सेस ना दो तो कोई उसे आपका डेटा देख नहीं सकता है। यहाँ तक कि GCP जो गूगल खुद है वो भी आपका डेटा ऐसे नहीं देख सकता है, उसको भी एक्सेस, उसको भी कुछ होती है, लिमिटेशंस होती हैं, आपका सारा डेटा वो भी नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक क्लाउड के ऊपर था। उसके अलावा हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग क्या क्या है, जैसे ऑन डिमांड सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। तो हमें कई सारी सर्विसेज चाहिए होती हैं, जैसे कि हमें अभी बताया मैंने स्टोरेज जैसे चाहिए होगा तो ऑन डिमांड स्टोरेज हमें प्रोवाइड करेगा। जैसे हमने डिमांड करा अभी मुझे स्टोरेज इतनी ज़्यादा चाहिए, तो वो उसी टाइम उतनी स्टोरेज बनाएगा और वो आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे मैंने अभी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे 1 GB का स्टोरेज चाहिए, तो वो ऑन डिमांड 1 GB बना करके सिंपली दे देगा। अब मेरे को बाद में जा करके मेरा डेटाबेस बड़ा हो गया और मान लो मुझे अब 10 GB का स्टोरेज चाहिए, तो वो ऑन डिमांड जा करके फिर मुझे वो बना करके वो 10 GB का डेटा मुझे प्रोवाइड कर देगा। फिर हमारे पास ब्रॉड नेटवर्क आ गया। अब ब्रॉड नेटवर्क क्या हो गया कि मैं यहाँ बैठ करके अपना जो सर्वर मेरा USA में रखा हुआ है मैं उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये अपना एक ब्रॉड नेटवर्क हो गया, क्योंकि वहाँ पर डेटा सेंटर से वहाँ पे रीजन पहले से बने हुए हैं, तो उस रीजन पे जाकर के मैं उस डेटा सेंटर को एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास एक्सेस हो तभी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। फिर अपना रिसोर्स पूलिंग हो गया कि हमारे पास रिसोर्स जो रखे हुए हैं पूल करके हमने रखे हुए हैं कि हमारे को ये रिसोर्सेज चाहिए हैं, अब हमें जब जरूरत होगी तभी हम उसे उठाएंगे वहां से। फिर रैपिड इलास्टिसिटी आ गया हमारा, कि जैसे मेरे को अभी शुरू करा मैंने तो लोड बैलेंस मेरा मतलब आप मान लो कि VM एक बनाया मैंने वर्चुअल मशीन, मैंने अभी एक बनाई है। अब मान लो एकदम से मेरा सर्वर जो है बढ़ गया, अब मुझे वो वर्चुअल मशीन 1 से 4 करनी है,
तो ये बहुत इजीली 1 से 4 हो जाती है। रैपिड इलास्टिसिटी मतलब वही हुआ कि एकदम इजीली बहुत 1 से 4 हो जाएगी आपकी। फिर मेजर्ड सर्विस हो गया, जैसे आप बिजली का बिल जो पे कर ही रहे थे, उसके अलावा आप और भी जो भी डेटा के लिए पे कर रहे थे कि मतलब डेटा का इधर से उधर हो रहा है डेटा, तो उसके लिए आप पे कर ही रहे थे क्योंकि वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हो रही है, कंज़्यूम हो रही है, तो आप वही चीज़ इधर भी पे कर रहे हो, बट इधर थोड़ा कम होगा आपका पेमेंट। क्योंकि आपका जो बिजली का बिल जो भी है वो सब अपना वो देख रहे क्लाउड प्रोवाइडर, आपको उसकी चिंता नहीं है। आपको बस दिक्कत क्या है कि आपको पे किस चीज़ का करना है, वो बस इस चीज़ का करना है कि आपका डेटा कितना आ रहा है, डेटा कितना जा रहा है, बस इतना ही पे करना है, ठीक है? से हमारा बेसिकली फर्स्ट पार्ट वही था मेन और इसके अलावा मेरे पास यास होता है, फिर सास होता है और पीडब्ल्यूएस पास होता है। तो यास क्या हो गया ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में हमारे पास सारे क्लाउड प्रोवाइडर आ जाते हैं। इस पे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, मतलब कंट्रोल हमारा इसके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। और उसके अलावा हमें कौन-सा यूज़ करना है, तो वो हमें हमारे को ही पता है ना कौन-सा यूज़ करना है हमें, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल इसके ऊपर होता है। फिर पास आ गया हमारा, पास हो गया प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। तो प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस हमें कौन-सा सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर इसका ये एडब्ल्यूएस का ये क्लाउड का है, ठीक है? सो बेसिकली ये सब प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस का हो गया ऑप्शन। फिर हमारा सास हो गया, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में हमारा गूगल ड्राइव आ गया। फिर एक और ऑप्शन होता है फास्ट का, फंक्शन एज़ अ सर्विस। तो फंक्शन एज़ अ सर्विस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, मतलब आज हम उस पे काम करेंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट है क्लाउड फंक्शन पे, वो फंक्शन एज़ अ सर्विस का ही है, ठीक है? तो ये हमारा बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में चीज़ थी, ठीक है? अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 है हमारा एडब्ल्यूएस वर्सेस एज़्योर वर्सेस जीसीपी। अब कौन सा पिक करें कौन सा? तो पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा सबसे पुराना है एडब्ल्यूएस है। सबसे पुराना क्लाउड प्रोवाइडर जो हमारे पास है वो एडब्ल्यूएस है। एडब्ल्यूएस ने एक बेंचमार्क सेट करा था, 2006 में इसने लॉन्च करा था एक क्लाउड का कंप्यूटिंग के लिए अपना एक अलग से एक सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करा था इसने एडब्ल्यूएस ने। एडब्ल्यूएस क्या है? अमेज़न वेब सर्विसेज़। तो इसने 2006 में अच्छे से लॉन्च करा, उस टाइम इसके पास शायद अराउंड 100 ऑफ सर्विसेज़ थी। अभी इसके पास ओवर 200 तो अभी नेट पर आता है, बट ओवर 600 सर्विसेज़ है इसके ऊपर, इसके पास अभी, ठीक है? और ये लॉन्च अपना 2006 में हुआ था बेसिक जो है, और इसके पास ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है, मतलब कि सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, सबसे बड़ा एक्सेस है इसके पास। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि रैपिड इलास्टिसिटी है इसके ऊपर, स्केलेबल है, हेल्प यूज़र माइग्रेट एप्लीकेशन, ईज़ी मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। ये सारी चीज़ हर प्रोवाइडर देता है, बट ये थोड़ा इसमें एक्सेल करता है, ठीक है? अगर हम एज़्योर और जीसीपी का कंप्यूट पावर मिला दें, तो भी वो एडब्ल्यूएस के बराबर नहीं हो पाती। मतलब एडब्ल्यूएस इतना स्ट्रॉन्ग है अभी। और ये आगे भी बहुत स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, ठीक है? तो टॉप प्रोवाइडर अपने पास एडब्ल्यूएस है। इसके बाद हमारा आता है एज़्योर। एज़्योर इज़ सेकंड बेस्ट, बट ये सेकंड बेस्ट है तो बट लॉन्च थोड़ा लेट हुआ है, 2010 में लॉन्च हुआ है और इसके पास लॉन्च के टाइम में ही इसके पास कई काफ़ी सारी सर्विसेज़ अभी उस टाइम थी। अभी भी इसके पास एज़्योर से कंपेयर एज़्योर और एडब्ल्यूएस कंपेयर करा जाए, तो दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम सर्विसेज़ है, ठीक है? और ये भी वही है सिंगल प्लेन ऑपरेबिलिटी, फिर एनालिटिक्स, ये भी बहुत सारी चीज़ें देता है, एनालिटिक्स के लिए बारे में भी देता है, ये आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट मतलब आईएम के भी ऊपर सारी एक्सेस देता है, ये भी अच्छी चीज़ है। ये मोस्टली आप जैसे प्रोफेशनल्स को किसी देखोगे, तो एज़्योर जो है प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं कई सारे, जैसे कई कंपनी होगी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, तो वो कंपनियाँ जो है एज़्योर को यूज़ करती है। जैसे एक विप्रो है हमारे पास, विप्रो भी एज़्योर यूज़ करती है, विप्रो जीसीपी भी यूज़ करती है, बट एज़्योर के ऊपर उसका काफ़ी काम रहता है विप्रो का। इसके बाद हमारा तीसरा जो है वो है जीसीपी। जीसीपी क्या है? गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म। हाँ, मैं एक और चीज़ बताना भूल गया। एज़्योर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करा है एज़्योर। एज़्योर भी हमारा एक क्लाउड प्रोवाइडर है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट हमारा क्लाउड प्रोवाइडर है और एज़्योर उसका क्लाउड प्रोवाइडर का नाम है। मतलब वो एक तरह से नाम है, प्लेटफ़ॉर्म का नाम है एज़्योर। वैसा ही हमारा जीसीपी है। जीसीपी क्या है? गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म। ये 2008 में आया था और जब ये लॉन्च हुआ था इसकी सर्विसेज़ थोड़ी कम थी, बट अभी इसकी सर्विसेज़ काफ़ी है। मतलब 2000 टिल डेट तो 200 टिल डेट है ही वैसे, बट अभी इसकी काफ़ी सारी सर्विसेज़ हैं जो कि हमें अभी पता नहीं है और काफ़ी मतलब चीज़ें हैं चीज़ की भी, और बाकी तीनों कंपेयर करा जाए तो जीसीपी थोड़ा कम आता है, मतलब तीनों में ऑप्शन में। तीनों में थोड़ा रैंकिंग इसकी कम है जीसीपी की। सबसे पहले अपना एडब्ल्यूएस आता है, फिर एज़्योर आता है, फिर जीसीपी आता है थर्ड रैंकिंग पे। अभी हमारे पास और भी कई सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, बट अगर आपको यूज़ करना है और आपको एक अच्छा यूआई चाहिए, तो आप जीसीपी यूज़ कर सकते हो। इसका काफ़ी अच्छा यूआई मुझे लगा जहाँ तक मैंने देखा। एज़्योर का और एडब्ल्यूएस का थोड़ा कन्फ्यूजिंग यूआई है कि आप समझ नहीं आए कहाँ पे क्लिक करो और आपको कहाँ-कहाँ से चीज़ें चाहिए।
अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, आपका अलग हो सकता है, तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जीसीपी का यूआई मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये कलरफुल यूआई तो रखते ही हैं, थोड़ा ब्लू और व्हाइटिश रखा हुआ है इन्होंने वैसे। तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था इनका यूआई, तो मैं इसलिए जीसीपी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और बस इतना ही अच्छी चीज़ है इसकी। हाईली, एक तो ये चीज़ है कि हाईली पावरफुल है, डेटा एनालिटिक्स में बहुत काम आता है। स्टोरेज में बहुत अच्छी चीज़ है गूगल। स्टोरेज के लिए आपको बहुत अच्छा काम, ड्राइव के बारे में आपने पता ही है आपको, तो स्टोरेज में गूगल हमेशा बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपको एनालिटिक्स एनालिटिक्स का काम है, तो गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? उसके अलावा अपने पास है फिर क्लाउड इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, फिर इसके बाद नेटवर्क सर्विस है, फिर बेटर प्राइसिंग है। हाँ, इन तीनों में कि हाँ, ये मेन चीज़ है, ये बेटर प्राइसिंग का। तो एज़्योर का मैंने अभी लेटेस्ट में जो न्यूज़ सुनी थी, उसमें क्या हुआ था कि फ़रवरी में इसने अपना प्राइस जो है एज़्योर ने थोड़ा रेज़ कर दिया था। मतलब जो इनका जो नॉर्मल प्राइस रहता है कि प्राइसिंग कैसी रहनी चाहिए, कौन-कौन से मतलब कितने यूज़ करोगे, कितना पे करना पड़ेगा आपको, वो थोड़ा इन्होंने बढ़ा दिया था, 9% से बढ़ा दिया था, ताकि यूएस डॉलर की इक्विवेलेंट आ जाए इनका। तो एज़्योर थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, एडब्ल्यूएस भी एक्सपेंसिव है, बट जीसीपी थोड़ा चीपर है इन तीनों में से अगर कंपेयर करा जाए तो आप, ठीक है? तो ये अपना तीनों के बारे में है, अगर आपको कोई सा भी सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा आप जीसीपी ही सिलेक्ट करो यार, काफ़ी अच्छी चीज़ है जीसीपी, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है? सो उसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं, जैसे कि ओरेकल हो गया, ठीक है? ओरेकल के अलावा अपना एक अलीबाबा हो गया, अलीबाबा तो आप हर किसी ने सुना ही होगा अलीबाबा के बारे में। जो हमारा यूसी ब्राउज़र था पहले, वो अलीबाबा के ही अंडर आता था। अलीबाबा जो कंपनी है उसी के अंडर आता था, यूसी ब्राउज़र, जो कि इंडिया में बैन हो चुका है। तो चाइनीज़ चीज़ है ये वाला अलीबाबा, ठीक है? ओरेकल अपने पास क्लाउड प्रोवाइडर है, फिर हमारे पास एक डिजिटल ओशन है, और एक आईबीएम का क्लाउड प्रोवाइडर है, मतलब कि ये सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स ही हैं, ठीक है? ये भी अपने कंप्यूट इंजन देते हैं, स्टोरेज देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं आपको। इसके अलावा अपने पास है और ये वीएमवेयर है हमारे पास, फिर रेक्सपेस, शायद ये हमारा डेल के थ्रू आता है रेक्सपेस। अब मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, बट रेक्सपेस भी एक क्लाउड प्रोवाइडर है जो शायद डेल के थ्रू आता है। फिर एक टेंसेंट क्लाउड हो गया, टेंसेंट के बारे में तो हर कोई शायद जानता ही होगा, पबजी वाले तो होंगे ही, ठीक है? तो टेंसेंट हमारे क्लाउड प्रोवाइडर है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, जो ये रिसोर्सेज मैंने कुछ प्रोवाइड करे हैं कि आपको अगर लर्न करना है एडब्ल्यूएस के बारे में, तो ये एक स्किल बिल्डर है अपने पास। इसको आप लॉग इन करोगे इस वेबसाइट पे जा करके, तो आप इसके एडब्ल्यूएस के बारे में काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हो कि कौन कौन सी सर्विसेज है इनके पास, कौन सी सर्विस क्या प्रोवाइड करती है। स्टोरेज के लिए इनके पास कई सारे ऑप्शन है। इनके पास एक डायनामो डीबी भी है, S3 भी है स्टोरेज बकेट के लिए, तो इनके पास भी कई सारे ऑप्शन है एडब्ल्यूएस में। फिर एज्योर है अपने पास, एज्योर में ट्रेनिंग के लिए। स्टूडेंट आईडी पर एज़्योर पे थोड़ा कोर्स के जो आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन करते हैं, स्टूडेंट आईडी पे शायद वो थोड़ा फ्री है। तो जैसे एक सर्टिफिकेशन जो आता है, एक फंडामेंटल का सर्टिफिकेशन आता है, एज़ी 900 करके। तो एज़्योर पे जब आप जाओगे एज़ी 900 के लिए चेक करोगे, स्टूडेंट आईडी पे आई गेस वो फ्री ऑफ सर्टिफिकेशन हो जाता है, फ्री सर्टिफिकेशन हो जाता है। सर्टिफिकेशन की जनरली कॉस्ट जो पड़ती है वो $99 पड़ती है, एक ट्राई की, सिर्फ सिंगल ट्राई का $99 के अराउंड पड़ता है। वो आपके लिए फ्री कर देगा ये, जो आपका स्टूडेंट आईडी आपके पास होगी तो। फिर हमारे पास ये लर्निंग के लिए तीनों चीज़ें, ठीक है? जीसीपी है हमारे पास, तो जीसीपी का मेरे पास एक क्लाउड स्किल बूस्ट वाला प्लेटफ़ॉर्म है। अगर किसी ने भी आर्केड गेम वगैरह भी खेला होगा थोड़ा बहुत भी, तो उसको ये क्लाउड स्किल बूस्ट प्लेटफ़ॉर्म के बारे में काफ़ी कुछ पता ही होगा, ठीक है? तो इस पे आप चीज़ें सीख सकते हो, समझ सकते हो, और फिर उसको इम्प्लीमेंट बाद में आप कर सकते हो वहीं पे, ठीक है? अपने पास ये 3 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आप जिस पे भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। क्लाउड स्किल बूस्ट पे भी यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएँगी इसकी, ठीक है? जो आपको कोर्सेरा पे कोर्सेज़ मिलते हैं, वो क्लाउड स्किल बूस्ट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे, गूगल क्लाउड के सिर्फ। बाकी मैं इन दोनों का तो आपको वैसे ही फ्री मिल रहा है, बट आपको इसका जो कोर्सेरा पे जो कोर्स मिलते हैं, वो आप गूगल क्लाउड का ही यहाँ पर क्लाउड स्किल बूस्टर पे जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। वो सेम कोर्स होगा, सेम उसमें लैब्स होंगी, सब कुछ सेम होगा, बस कोर्स है में आपको पे करना पड़ता है, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ये सब चीज़, ठीक है? सो ये हमारा इसके बारे में कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं पार्ट 3 के ऊपर। पार्ट 3 में हमारा है जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स। तो जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स आपके पास क्या-क्या हो सकती है अगर आप क्लाउड या डेवऑप्स के ऊपर जा रहे हो तो, ठीक है? तो हम ये जो है लाइव सर्च करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बट उससे पहले हम जानते हैं कि कैसे-कैसे हमें जॉब्स या इंटर्नशिप मिल सकती है। तो हमारे पास बेसिक ये
जो बेसिक सर्टिफिकेशंस होते हैं इन तीनों क्लाउड प्रोवाइडर के, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला हमारा AWS का जो है वो है फंडामेंटल, क्लाउड प्रैक्टिशनर फंडामेंटल का सर्टिफिकेशन है। इस सर्टिफिकेशन आपको पे करके ही मिलेगा, मतलब आपको पे करो $99 के अराउंड, और फिर उसके बाद आपको एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें प्रॉक्टर रहते हैं सामने, मतलब कि आपको दिखेंगे नहीं, AI प्रॉक्टर रहता है, तो वो आपकी आई मूवमेंट भी कैप्चर करता है। अब AWS मतलब Amazon आपको, AI तो इनका बहुत अच्छा ही होगा बिल्कुल, ये तो कोई डाउट नहीं है, AI तो बहुत अच्छा होगा, तो आई मूवमेंट भी कैप्चर होगी, तो आप चीटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये क्लाउड प्रैक्टिशनर फंडामेंटल्स के बारे में। दूसरा हमारे पास AZ900 जो मैंने बताया था, वो ये वाला सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, तो एज्योर फंडामेंटल्स है वो, ठीक है। और हमारा फिर है तीसरा CDL। CDL क्या है? हमारा क्लाउड डिजिटल लीडर, ये हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का है। ये बेसिक है, बेसिक इसमें आप समझ सकते हो कि तीनों प्रोवाइडर क्या दे रहे हैं आपको सर्विसेज, और कैसे वो सर्विसेज चल रही हैं। तो ये बेसिक आपको समझ में आएगा इन तीनों सर्टिफिकेशन के बाद, या इन तीनों सर्टिफिकेशन के लिए आपको पढ़ करके आपको समझ में आएगा बेसिक बेसिक कि ये कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर आपको कैसी सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये तीन बेसिक हो गया। फिर हमारा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस आते हैं। तो प्रोफेशनल में एक डेवऑप्स इंजीनियर का सर्टिफिकेशन होता है AWS के अंदर, इधर भी डेवऑप्स इंजीनियर का एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन होता है, इधर भी डेवऑप्स इंजीनियर का एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन होता है। तो तीनों तो वैसे ही नाम समझ में आ रहा है कि प्रोफेशनल से लिए हैं ये। इसका शायद थोड़ा पे ज्यादा होता है, आई गेस $99 के अराउंड नहीं होता है इन तीनों में से किसी का, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तीनों भी अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन हैं। अगर किसी को इसमें प्रोफेशनल जाना है और प्रोफेशन से इसी को परस्यू करना है, तो उसके लिए एक अच्छी चीज है ये सर्टिफिकेशन होना, ठीक है। बिना सर्टिफिकेशन भी आप परस्यू कर सकते हो ये सारी चीजें। आपको कंपनी भी प्रोवाइड करती है कई बार, कि कंपनी ने आपको बोला कि इस ईयर के एंड तक मुझे ये सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, आपका चाहिए, तो आपको वो करना ही पड़ेगा, मतलब कि कैसे भी करके, वो आपकी मर्जी है कैसे कर रहे हो। कंपनी आपको जो भी आप पे करोगे, वो आपको कंपनी रिफंड कर देगी, तो उसमें दिक्कत नहीं होती कुछ भी, ठीक है। तो अपने पास ये तीन ऑप्शन इसके हैं और तीन ऑप्शन इसके हैं, ठीक है। अब पहले अगर कोई शुरू कर रहा है तो वो बेसिक से शुरू करे, मैं हमेशा यही कहता हूँ, हमेशा बेसिक से ही शुरू करो, ठीक है। तो क्लाउड प्रैक्टिशनर देख लो आप, फिर एज्योर फंडामेंटल देख लो आप, फिर CDL देख लो। CDL पूरा का पूरा हमारा जो क्लाउड स्किल बूस्ट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है CDL के लिए। इसमें 4 मॉड्यूल होंगे, चारों मॉड्यूल अपना यूट्यूब पर है, मतलब कि उन्होंने यूट्यूब से ही उठाया, वहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है, तो यूट्यूब पे उनका कंटेंट अच्छे खासा रखा हुआ है, तो वहाँ से उठा करके वो क्लाउड स्किल बूस्ट प्लेटफॉर्म पे रखे हुए हैं उन्होंने। वहाँ से आप वो मॉड्यूल यूज करके, मॉड्यूल चेक करके, मॉड्यूल देख करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। सो ये हो गए अपने बेसिक और प्रोफेशनल्स के बारे में। अब हम चेक करते हैं कि हम इंटर्नशिप्स कौन सी ले सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है। तो हम चेक करते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो लिंक्डइन पे मैंने जैसे ये जो लिंक दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, यही लिंक मैंने लिंक्डइन पे खोला हुआ था, ठीक है, पहले से खोल के रखा हुआ है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए। तो इंटर्नशिप्स तो आप जैसे मैंने ये दिखाया, ये वाली चीज़ जो है पूरा एक प्रोफेशनल के लिए, ये क्लाउड सपोर्ट के लिए, डेवऑप्स सपोर्ट प्रैक्टिशनर जो भी है, इसके बारे में आप देख सकते हो। मतलब कि अगर मैं भेज दूंगा सारा कुछ, सारी PPT आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख सकते हो कि कौन कौन से आपको मिल सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, लेकिन उसके लिए तो पहले आप स्टार्ट करो एक इंटर्नशिप से। इंटर्नशिप के आप बाद देखो कि आप कौन सी पेड जॉब ले सकते हो, कंप्लीट वर्किंग जॉब आप कौन सी ले सकते हो। तो पहले हम हमेशा हमेशा ही एक्सपीरियंस मांगते हैं पहली चीज़। अब किसी भी जॉब के लिए अगर आप लिंक्डइन के थ्रू जाओगे तो वो एक्सपीरियंस जरूर मांगेगा, ठीक है। सो ये हमारा एक एसेंशियर का है। एसेंशियर में आपको 6 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ठीक है। और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इनका फिर कौन सा क्लाउड है वो आपको इसमें CI/CD पाइपलाइन के ऊपर है, ठीक है। इसमें AWS क्लाउड के बारे में तीनों है, शायद AWS है, एज्योर है, AWS एज्योर दोनों के ऊपर है, ठीक है। CI/CD पाइपलाइन भी है इसमें, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, तो ये सब भी होता है क्लाउड के ऊपर। अभी मैं इन सब सारा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये थोड़ा डीप टॉपिक्स हैं, तो इनमें मैं इतना नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये बेसिक बेसिक ही सेशन चल रहा है, इसलिए मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो ये हमारी एक इंटर्नशिप में आपको दिखाता हूँ एक बार, देखो। तो हमारी की ये डेवऑप्स की इंटर्नशिप है, जो कि आप ले सकते हो। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक है। तो ये मोस्टली वैसे तो ये ऑनलाइन हो जाती है, ये फुल टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें देख सकते हो, मतलब कि आप
सर्च करोगे आपको मिल जाएगा कौन सी वेबसाइट, कौन सा आपको अलग अलग वेबसाइट पे वैसे भी आपको मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है, कौन कौन सी चीजें मिल रही है, मतलब क्या पैकेज मिल रहा है, सारी चीजें आप देख सकते हो। जॉब्स एंड इंटर्नशिप बिल्कुल है इसमें, आप बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें जॉब्स एंड इंटर्नशिप नहीं हो सकती है, इसमें भी है। ठीक है, फिर हमारा एक आता है ये अपना तीसरा एक अच्छा चीज दिखा था मुझे, ये अपना हाइब्रिड है। मतलब कि ऑफिस जा भी सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, तो दोनों हाइब्रिड है ये। इसमें ये पेइंग अच्छा खासा है, पेइंग दिखा था मुझे ये। ठीक है, ये एंट्री लेवल है, यानी कि आपको इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा, और इंटर्नशिप भी है ये, तो ये अच्छी चीज़ है एक। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं, और भी ऑप्शन है हमारे पास। डेवऑप्स में हमारे पास फिर इंटर्नशिप है बैंगलोर के अंदर, फिर प्रिंसिपल एसोसिएट का है अपने पास SWE का। ये सब अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। आपको बेसिक अगर एक आता है, एक क्लाउड प्रोवाइडर के बारे में अगर आप बेसिक जानते हो, तो आप बाकी क्लाउड प्रोवाइडर को भी इजीली सीख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक आ गया तो फिर बाकी नहीं आएंगे, बाकी भी सीख सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा कि टर्म्स और काफ़ी टर्मिनोलॉजी काफ़ी अलग अलग हो जाती है, बट प्रोवाइड तो एक ही चीज़ कर रहे हैं ना वो, तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सीखनी पड़ेगी आपको, और नेटवर्क वगैरह सारी चीज़ तो वही सेम रहेगी। ठीक है, फिर स्पेशलिस्ट हो गया, स्पेशलिस्ट 1, फिर सेल्स फोर्स हो गया हमारे पास, और डेवऑप्स के लिए फिर अपने पास और भी कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे। आप सिंपली जा करके लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल से देख सकते हो कि कौन कौन से आपको इंटर्नशिप्स और जॉब्स मिल रही हैं आपको डेवऑप्स के लिए। ठीक है, तो ये, और ये अच्छी चीज़ है मतलब। ठीक है, और एक विज लैब्स करके है, तो वो भी एक अच्छी खासी कंपनी है जो कि क्लाउड के ऊपर ही काम करती है। उसमें भी इंटर्नशिप्स काफ़ी अच्छी खासी आती रहती हैं, और पेड जॉब भी काफ़ी अच्छी देते हैं वो। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, चेकआउट करना है तो किसी को। और ये हमारा हो गया अपना एक इंटर्नशिप एंड जॉब कौन कौन सी मिल सकती हैं। ठीक है, वापस आते हैं अपने पीपीटी पे। हमने सर्च करके आपको दिखा दिया कि क्या क्या आपको लिंक्डइन के थ्रू मिल सकता है। और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है हमारे पास, इंडीड हो गया, इंटर्नशाला हो गया। इंटर्नशाला पे भी शायद मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इंडीड पे मिलता है लेकिन, तो आप बाकी की कई सारी वेबसाइट पे जा करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सी आपको, कौन सी प्रोफाइल पे आपको मिल रही है, जॉब मिल रही है, और कौन सी प्रोफाइल पे आपको नहीं मिल रही है, या फिर क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए उसको। ये सारी चीज़ें आप जा करके चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पर हम एक लाइव प्रोजेक्ट कह लो, या फिर लाइव डेवऑप्स के लिए, डेवऑप्स का जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है वो इसी के थ्रू होता है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। तो डेवलप हम करेंगे एक क्लाउड फंक्शन, और ऑपरेट करेंगे उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि एक अपना पोस्टमैन। ठीक है, सो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, हमारी पाइथन यूज हो रही है। मैं बनाने से पहले ये भी दिखा दूंगा क्लाउड फंक्शन कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो उसके पास कई सारे लैंग्वेज सपोर्ट के लिए है, बट उसमें वर्जन होंगे कई सारे। तो लैंग्वेज सपोर्ट, हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो पाइथन का 3.9 वर्जन है। ठीक है, और फिर लाइब्रेरीज जो यूज कर रहे हैं हम, वो हमारी है गूगल क्लाउड की बिग क्वेरी लाइब्रेरी। और बिग क्वेरी क्या है, मैं आपको उसी के थ्रू चलते हुए बता दूंगा आपको, लैब के थ्रू ही। फिर हमारे पास क्लास फ्रेमवर्क है, क्लास फ्रेमवर्क से हम रिस्पॉन्स यूज कर रहे हैं, और JSONify भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर पांडा हमारे पास है, पांडा लाइब्रेरी, जो भी हम डेटा, जो भी हम भेज रहे हैं वहां से डेटा यहाँ पर क्वेरी कर करके, वो डेटा किस फॉर्मेट में आएगा, किस तरीके से वो दिखेगा, उसको हम पांडा के थ्रू हम उसे चेंज कर रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जो डेटाबेस है हमारा, वो गूगल क्लाउड पब्लिक डेटा आप यूज कर सकते हो, जो कि पब्लिक डेटा सेट हो सकता है, वो आप यूज कर सकते हो। बट मैंने एक डेटाबेस अपने पास एक रखा हुआ है, उसी के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा, उसी के थ्रू, उसी टेबल के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी चीजें आप क्वेरी कर सकते हो। पहले मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, टेबल के अंदर क्या चीजें वो दिखा दूंगा। उसके बाद हम उस टेबल से क्वेरी करेंगे, और वही हम क्वेरी उसको पोस्टमैन के थ्रू हम भेजेंगे। फिर देखेंगे हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो एडिशनल सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो हमारा पोस्टमैन है, जो कि API टेस्टिंग के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, और फिर हम सिंपली जो भी क्रिएट करेंगे, अपना प्राइवेट फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। पहली चीज, हम प्राइवेट फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो प्राइवेट फंक्शन कैसे क्रिएट होता है और पब्लिक फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। तो अभी हम प्राइवेट फंक्शन क्रिएट करेंगे। पब्लिक कैसे क्रिएट होगा वो भी मैं बता दूंगा। पब्लिक एक्सेसिबल कैसे होता है, प्राइवेट एक्सेसिबल कैसे होता है, वो भी आपको साथ साथ दिखाता हूँ। पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेट एक्सेसिबल कैसे होगा। प्राइवेट में क्या होता है, जब हम क्लाउड फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो हमें एक ऑप्शन आता है कि पब्लिक बनाने की प्राइवेट बनाना है। मेरा डेटा जो मेरे पास रखा हुआ है, वो बहुत सिक्योर डेटा मुझे रखना चाहता हूँ मैं, मतलब वो सिक्योर रहे। तो मैं किसी भी पब्लिक एक्सेस को उसको नहीं देना चाहता हूँ, पब्लिकली एक्सेस ना हो वो। कि जैसे किसी के पास गलती से मेरे पास मेरा ट्रिगर जो है, ट्रिगर एंड पॉइंट चला गया, तो वो एक्सेस कर सकता है मेरे डेटा, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई एक्सेस ना करे।
तो मैं इस वजह से यहाँ पे क्लाउड का जो प्राइवेट फंक्शन बनाऊंगा। पब्लिक फंक्शन आप बना सकते हैं जब आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो वेबसाइट पे आपका बैकएंड का जो डेटा आ रहा है आपका फ्रंट एंड के लिए, मतलब बैकएंड से जो डेटा हमारे पास आ रहा है जेसॉन फॉर्मेट में, उसे हम फ्रंट एंड पे दिखाना चाहते हैं, तो हम बार बार जाकर के उसे प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट नहीं करेंगे, उसे हम एक बार में पब्लिक बना देंगे और वहां से हम बैकएंड से हम डेटा आएगा वो बार बार आता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राइवेट में क्या प्रॉब्लम होती है, प्राइवेट में हमें एक बैरियर टोकन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है बार बार। बैरियर टोकन का कुछ लिमिट होती है जो कि अराउंड 1 आवर हो जाती है शायद, कि 30 मिनट टू 1 आवर होता है, वो लिमिट होती है बैरियर टोकन की कि इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। ये सिर्फ प्राइवेट के लिए है। पब्लिक में आपके पास कोई लिमिट नहीं है, कोई बैरियर टोकन नहीं, कोई लिमिट नहीं है, आप सिंपली फंक्शन का एंड पॉइंट यूज करो और उस पर कॉल कर दो, सिंपल हो जाएगा। बट हम प्राइवेट फंक्शन बना रहे हैं आज, ठीक है। तो चलते हैं हम प्राइवेट फंक्शन बनाने के लिए। तो पहली चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। मैंने यहाँ पर सिंपली जाकर के क्लाउड फंक्शन ओपन करा हुआ है, आपको यूआरएल में दिख ही रहा होगा, यहाँ पे गूगल क्लाउड खुला हुआ है, ठीक है। एक बार इसको सिंपल आपको एक बार दिखाता हूँ, खुल जाएगा तो। इसे कौन तो तो यहाँ सकते हो। ये तो ये मेरे पास बिग क्वेरी का एक्सेस है, फिर मिडिल लेयर में मेरा यहाँ पे फंक्शन क्लाउड फंक्शन है, तीनों क्लाउड फंक्शन के एक्सेस हैं, फिर मेरे पास लॉगिंग का एक्सेस है, लॉग एक्सप्लोरर का, और एक एनवायरनमेंट कंपोजर का एक्सेस है, और एपीआई कौन सी यूज हो रही है उसका एक्सेस है, कि मतलब कौन कौन सी एपीआई मैं देख सकता हूँ कौन सी यूज हो रही है। एनवायरनमेंट कंपोजर के बारे में अभी हम नहीं जानेंगे, ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा एक समझ लो एक तरह से, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं जानना है अभी। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो क्लाउड फंक्शन के ऊपर ही है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपना क्लाउड फंक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ सिंपली आपको दिख रहा है क्रिएट फंक्शन, क्रिएट के लिए क्लिक करा मैंने, ठीक है। अब मैं नाम क्या रखूँ वो कोई अगर बताना चाहे तो बता सकता है, यहाँ पर मैसेजेस में किसी को बताना है तो बताओ नाम क्या रख सकते हैं। एनएससीसी नाम रख देते हैं या फिर कुछ ऐसा नाम बताओ आपको जो अच्छा लगे। तो अगर किसी को कुछ है ऑप्शन, कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि नाम क्या रखना चाहिए हमें। यहाँ पर हमारे पास चैट का ऑप्शन है। चलो छोड़ो, मैं अपने साथ ही देख लेता हूँ। तो हम एक बेसिक नाम ले लेते हैं, जैसे कि एनएससीसी का हमारा है ना, तो मैं नाम देता हूँ इसको एनएससीसी, और क्या नाम दे सकते हैं इसे हम, एनएससीसी क्लाउड क्लाउड सेशन, ठीक है। ठीक है, तो ये हम रख सकते हैं। तो मैंने एक्सेस जो दे रखा है कि एचटीटीपी जो भी मेरा आएगा एचटीटीपी में भी आ सकता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन और भी है हमारे पास कई सारे, कि कौन कौन से हमें एक्सेस चाहिए, मतलब कौन कौन से हम एक्सेस ले सकते हैं। तो मैं सिंपल एचटीटीपी एक्सेस देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव करा, रिक्वायर्ड एचटीटीपीएस है कि नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एचटीटीपीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरा वो कॉल हो रहा है अपना बिग क्वेरी के ऊपर, बिग क्वेरी में हमारे पास डेटा रखा हुआ है, उस पर कॉल हो रहा है। तो जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं सिंपल इसको सर्विस अकाउंट में चेंज करना पड़ेगा, इसको फंक्शन का देना पड़ेगा मुझे, क्लाउड फंक्शन का सर्विस अकाउंट। क्योंकि अगर मैं सिंपल वैसे ही छोड़ दूंगा, इसे मैं दिखाता हूँ, मैं सिंपल यही छोड़ दूंगा, जो मैं क्वेरी कर रहा हूँ वो क्वेरी नहीं हो पाएगी इसके ऊपर, समझ रहे हो। बस वही है कि क्वेरी नहीं हो पाएगी इसके ऊपर। जैसे मैं एपीआई के पोस्टमैन के थ्रू जब क्वेरी करना चाहूंगा, वो क्वेरी नहीं हो पाएगी इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है उसके अंदर। बट क्लाउड फंक्शन के पास मेरे पास एक्सेस है सारा, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया, इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये एक हमारा बेसिक सा एक टेम्पलेट बन के आ गया, ये नोड.जेएस में है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी लैंग्वेज अवेलेबल है। यहाँ पर डॉट नेट का 6.0 वर्जन है, 6.0 वर्जन है, फिर यहाँ पे 3.0 वर्जन है डॉट नेट कोर का। फिर गो के भी कई सारे वर्जन हैं, जावा के भी 3-4 वर्जन हैं, नोड जेएस के भी कई सारे वर्जन हैं, पीएचपी के भी वर्जन हैं, पाइथन के भी वर्जन हैं, रूबी के भी वर्जन हैं। तो लेटेस्ट पाइथन का वर्जन इसमें 3.11 यूज हो रहा है, बट मैं 3.9 यूज करूंगा क्योंकि यही मुझे भी ठीक लग रहा है, ठीक है।
अभी जो मैं यूज, ये आपको बेसिक टेम्पलेट दिख रही है, जो कि अभी मैं अगर कॉल करूंगा इसे तो ये हेलो वर्ल्ड दिखाएगी मेरे को, क्योंकि यहाँ रिटर्न सिंपली कर रहा है हेलो वर्ल्ड। जब भी मैं इसे कॉल करूंगा ये मैसेज जो है रिटर्न करेगी हेलो वर्ल्ड, सिंपल है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि यार मैं क्वेरी भेजूं और वो क्वेरी का मुझे रिजल्ट वापस आए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा का पूरा हटा देता हूँ। तो हम यहाँ नाम दे देते हैं पहले इसको, क्या नाम दे, NSCC क्लाउड फंक्शन, या फिर NSCC क्लाउड डाल देता हूँ मैं खाली। अब इस नाम से मुझे एक फंक्शन जो है क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले क्रिएट करता हूँ, ये सारा पाइथन में चल रहा है, तो पाइथन में क्रिएशन कैसे होती है फंक्शन, वो तो आपको अगर किसी को नहीं पता है तो वो थोड़ा डॉक्यूमेंट जा करके पढ़ लेना, ठीक है, कैसे क्रिएट होता है। तो ये बेसिक हमने क्रिएट करा, ठीक है, हमने क्रिएट करा है सिंपल एक फंक्शन जो कि क्लाउड इवेंट कर रहा है, मतलब क्लाउड के ऊपर एक इवेंट कर रहा है। और इसमें हम प्रोजेक्ट आईडी दे देते हैं, आपको दिखा दो प्रोजेक्ट आईडी क्या है हमारे पास। प्रोजेक्ट आईडी हम पहले से डिफाइन कर देंगे कि हमें बस यही प्रोजेक्ट आईडी देनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी क्या है। ये बिग क्वेरी है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम बिग गूगल क्लाउड के ऊपर एक बिग क्वेरी का एक ऑप्शन होता है। बिग क्वेरी क्या करता है, जैसे कि हमारे पास डेटा लेक होती है और एक वेयर हाउस होता है, दो ऑप्शन होती है हमारे पास डेटा के लिए। तो डेटा लेक क्या होता है, डेटा लेक होता है हमारे पास वहाँ पर कैसा भी डेटा पड़ा हुआ है, वहाँ पे बस डेटा पड़ा हुआ है, कुछ यूज नहीं हो रहा है अभी उसका, मतलब किसी सिस्टम में नहीं है, किसी अच्छे तरीके से उसको हमने रखा नहीं हुआ है डेटा को, तो वो डेटा लेक वैसे रखा हुआ है। जैसे मान लो आपने आपने कूड़े का देखा ही होगा ना हर किसी ने, कि कैसे कूड़ा रखा जाता है, मतलब कि एक के ऊपर स्टैक हो रहा है, मतलब कुछ मतलब नहीं कैसा यूज हो रहा है उसका कूड़े का, मतलब वो बस पड़ा हुआ है। बट हम जब बुक्स का यूज करते हैं, जब जैसे हमारे पास बुक्स रखी हुई हैं, लाइब्रेरी जाके देख सकते हो बुक्स कैसे स्टैक करके रखी हुई हैं, वो वहाँ पे हमारा वेयर हाउस होता है। तो वेयर हाउस में हम अच्छे से चीजें रखते हैं, जबकि डेटा लेक में हमारा जो चीजें होती है वो कैसी भी रखी जाती है। तो हमारा एक गूगल क्लाउड में जो BigQuery है वो एक वेयर हाउसिंग सर्विस है, ठीक है। तो ये वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइड करते हैं गूगल पे BigQuery, ठीक है। तो जो हम आज प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं वो ये इस नाम से है, कैल्शियम सनबीम 341614, ठीक है। ये मेरे पास पहले से बना हुआ है इसलिए मैं इस पे यूज कर रहा हूँ। आप जब बनाएंगे आप स्क्रैच से बना सकते हैं अपना प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आईडी अपने पास सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी, तो उसके ऊपर आप जो भी चेंजेस करना है वो अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। बट मेरे पास ये पहले से रखा हुआ है तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट आईडी का नाम अपने पास है कैल्शियम सनबीम, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट आईडी में डाल देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी जो है वो डिफाइन हो गई। अब हमारा नेक्स्ट काम है हमारा क्वेरी का। क्वेरी कहाँ से आएगी, क्वेरी जो हमारी आएगी रिक्वेस्ट, क्वेरी और भी कई सारी चीज़ें हैं, रिक्वेस्ट डॉट जेसन और गेट, हम क्वेरी भेजेंगे इस तरीके से क्वेरी। अब ये क्वेरी क्या है, ये क्वेरी जो हमारा, जब हम पोस्टमैन के थ्रू बॉडी में जब हम कोई चीज़ डालेंगे, जब हमें क्वेरी भेजनी होगी, तो हमारा उसका जो की का नाम होगा, जो की होगा, की में हम क्वेरी डालेंगे, वैल्यू में हम क्वेरी का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी हम क्वेरी करना चाहते हैं वो सारी एसक्यूएल क्वेरी डालेंगे, ठीक है। बिग क्वेरी के अंदर हम एसक्यूएल से क्वेरी कर सकते हैं पहली चीज, तो हम वही काम करेंगे, ओके। तो ये हमारा काम हो गया, बट इससे पहले हमारी कई सारी जो भी लाइब्रेरीज होती है उसे डिफाइन करना पड़ता है। तो पहला काम हमारा है फ्रॉम google.cloud import, google.cloud से हमने इंपोर्ट कर ली BigQuery। BigQuery का हमारा बहुत यूज है तो हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास है फ्रॉम फ्लास्क, हमारा एक फ्रेमवर्क होता है, कईयों को पता ही होगा अगर कोई पाइथन में कर रहा होगा, तो फ्लास्क एक फ्रेमवर्क होता है, उससे हमने इंपोर्ट कर लेना है क्लास फंक्शन, ठीक है, या फिर मेथड कह सकते हो इसे। फिर हमारे पास एक रिस्पॉन्स का होगा, क्योंकि हम रिस्पॉन्स भेजेंगे वो कैसा भेजेंगे, वो रिस्पॉन्स का फ्रेमवर्क हम फंक्शन यूज करेंगे, या फिर मेथड कह लो, मेथड यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जो ये वाली रिक्वेस्ट है जो भी हमारे पास आएगी एपीआई के थ्रू आएगी, एपीआई जब कॉल करेंगे उसमें हमारे पास एक रिक्वेस्ट आएगी, वो रिक्वेस्ट जो आएगी हमारे पास इस मॉड्यूल के थ्रू आती है वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या है, हम जो भी स्ट्रक्चर वापस भेजेंगे वो जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे।
तो इसलिए हमारे पास JSONify भी हमें ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इंपोर्ट करना है हमें पांडाज लाइब्रेरी, ठीक है। हमने एक पांडा लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर ली। उसके बाद हमारे को इंपोर्ट करना है JSON और JSONify में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो अगर किसी को देखना है तो वो देख सकते हैं गूगल करके भी। तो बस ये है अपने पास मेन चीज़ें, जो भी हमें मॉड्यूल चाहिए हैं ये सारे हमने इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी वो है क्लाइंट कनेक्शन क्रिएट करना। तो BigQuery पहले हम नाम दे देते हैं इसका वेरिएबल का, BQ_client BigQuery। हमारा BigQuery के अंदर एक मॉड्यूल होता है हमारे पास क्लाइंट का, इससे हम क्लाइंट कनेक्शन क्रिएट करते हैं। अभी क्लाइंट कनेक्शन क्रिएट करने के बाद ही हम क्वेरी जो है वो कर सकते हैं अपने BigQuery के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी जो है डिफाइन कर देंगे, खाली इसी प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर ये क्लाइंट फंक्शन क्रिएट, ये क्लाइंट कनेक्शन क्रिएट हो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर, ठीक है। तो हमने पहले से दे दिया ये, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लाइन जो है हमारी। अब हम क्या करते हैं, हम जो एक क्वेरी हो रही है, ये क्वेरी को हमें सेव करना है कहीं पे, तो हम इससे सेव कर लेते हैं अपना, सेव कर इस नाम से रिजल्ट नाम से सेव कर लेते हैं, नहीं इस नाम से हम सेव कर लेते हैं BQ_client.query। अब हम जो क्वेरी कर रहे हैं वो ये क्वेरी है, ठीक है। ये हम इसके ऊपर क्वेरी कर रहे हैं, सिंपल क्वेरी हो गई। उसके बाद हम जो रिजल्ट आ रहा है उसे हम डेटा फ्रेम के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। ये जो है यहाँ पर जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है उसके ऊपर हमने BigQuery के ऊपर जा करके हमने बस उसे क्वेरी कर लिया है। अब क्वेरी करने के बाद जो रिजल्ट आया वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब हमें ऐसा के ऐसा में वेरिएबल जो है हमारा हमें दिखाना नहीं है, जो भी हमारा स्टोर हुआ है वो ऐसे का ऐसा हमें वापस भेजना नहीं है, उसे थोड़े अच्छे तरीके से भेजना है। तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे पांडा का, इसमें डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का डेटा फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले तो हमने लिस्ट बना लिया और रिजल्ट डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम में क्या जा रहा है, डेटा फ्रेम के अंदर हमारा जा रहा है डिक्शनरी में, तो जा रही है, ठीक है। एक लाइन क्या कर रही है, ये लाइन सिंपली जो भी हमारा रो आ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर जो भी रो आ रहा है रिजल्ट के अंदर, उसको हम डिक्शनरी के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट तरीके से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पांडा डेटा फ्रेम के अंदर हो रहा है सारा कुछ, ये डेटा फ्रेम के अंदर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बन गया हमारा रिजल्ट लिस्ट का, ठीक है। अब हम इसे JSON में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, रिजल्ट हम इसे JSON में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। JSON में बाय डिफॉल्ट होता है हमारा कॉलम, तो हम ओरिएंट को हम यहाँ पे रखेंगे एक रिकॉर्ड के ऊपर, तो रिकॉर्ड जो हमारा एक अच्छे तरीके से दिखा देगा, मतलब कि जैसा आपको BigQuery के अंदर हम क्वेरी करते हैं वैसा दिखेगा, तो वैसा ही यहाँ पे भी दिखेगा अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि घिस पिच हो जाए, एक अच्छे तरीके से दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक JSONify, टू JSON कर दिया हमने, इसे कन्वर्ट कर दिया JSON में। फिर हम क्या करते हैं, JSON लिस्ट बनाते हैं, तो कि हमारा होगा JSON डॉट, कोई रिजल्ट आ रहा है उसे JSON में लोड कर रहा है, ठीक है। फिर सिंपल कुछ लाइन से फिर हम नेस्टेड एक लूप लगाएंगे, नेस्टेड हम एक डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। तो कि एंड में जो भी डेटा है वो सारा स्टोर यही कर रही है डिक्शनरी। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ डेटा, अब डेटा कॉलम
और ये जो हमने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में सारा डेटा अपने को दिखेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, लिस्ट पे हम चलाएंगे हेलो की और वैल्यू पेयर के लिए जेसन लिस्ट आइटम्स। तो आइटम सारी है उसे हम चेंज कर देंगे की और वैल्यू पेयर में। ठीक है, तो हम कैसे कर रहे हैं उसको मैं स्ट्रक्चर बना के एक और दिखाता हूँ। अच्छा, टाइम आउट हो रहा है मेरा। अच्छा, मैं जल्दी करके खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे इसे। फिर डेटा जो हमने यहाँ पर डेटा लिखा था उसी के अंदर हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, मतलब डेटा अपेंड कर रहे हैं। तो पेन ऐसे होगा अपना। ठीक है, एक हमारा लेबल है, लेबल के हम अंदर डाल देंगे की। दूसरा हमारा वैल्यू है, वैल्यू के अंदर हम डाल देंगे वैल्यू। अभी सब क्या हो रहा है ये आपको भी शायद समझ नहीं आ रहा होगा, बट जब हम कॉल करेंगे सारा कुछ तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया सारा। ये हम नेक्स्ट 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 हम लास्ट में जेसन को डंप कर रहे हैं। जेसन को जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं डंप करके। ठीक है, और फिर अपने पास एक चीज़ हम प्रिंट करा देते हैं जब ये चल जाएगा अच्छे से कि फंक्शन रन सक्सेस। तो ये हमारा जो रिस्पॉन्स के अंदर हम रिटर्न करेंगे, जो रिजल्ट है वो रिटर्न कर देंगे हम। ठीक है, इसके अलावा हम एक 200 रिस्पॉन्स कोड रिटर्न करेंगे। 200 क्या होता है कि ओके रिपोर्ट है, मतलब कि अच्छा चल रहा है। एक 500 होता है, 500 मतलब होता है हमारा सर्वर एरर आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास होता है एक 405 होता है कि मेथड नॉट अलाउड। हमने मेथड हमने कॉल करा है जैसे कि ये किसी मेथड पे चल जाएगा, बट हम अगर इसे स्पेसिफिक किसी मेथड पे करना चाहते हैं, जैसे गेट करना चाहते हैं, पुट करना, पोस्ट करना चाहते हैं, उन सब मेथड पे हम अगर इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ हम डाल सकते हैं रिस्पॉन्स के अंदर कि उसके अलावा कोई सा भी मेथड हो तो वो 405 है कि मेथड नॉट अलाउड। फिर हम एक माइंड टाइप डाल देंगे जो कि हमें बता रही है कौन से टाइप का है ये। ठीक है, माइंड टाइप हम कर देते हैं एप्लीकेशन ये यूनिवर्सली अप्रूव वाला फॉर्मेट है ये एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट के लिए। एप्लीकेशन स्लैश जेसन ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली रिटर्न हो गया रिस्पॉन्स। तो अब हम इसे रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, बट हमने लास्ट में नेक्स्ट करा हुआ है, इसे रिटर्न कराएंगे। तो ये हमारा एक बन गया क्लाउड फंक्शन, बट अभी भी इसमें कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या है हमारे पास? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में हमें क्या डालना पड़ेगा? जो भी हमने यूज़ करी है लाइब्रेरीज उसके बारे में हमें डालना पड़ेगा कि हमें कौन सी लाइब्रेरी चाहिए। तो हमें चाहिए गूगल क्लाउड की बिग क्वेरी, ये लाइब्रेरी चाहिए। जो पिप इंस्टॉल वाली चीज़ होती है ना वो सारे इसके अंदर होती है। इसके अलावा हमें चाहिए फ्लास्क का, वो हमें चाहिए 2.0.2 का वर्जन। फिर हमें चाहिए साइथन। साइथन मतलब कि हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि साइथन के अंदर ही होती हैं और हम इसलिए इसको रख लेते हैं साथ साथ बस। फिर सिंपल इज जेसन। ठीक है, ये हमें जो कन्वर्ट कर रहे हैं हम जेसन फॉर्मेट में वो काम उसके लिए हेल्प करेगा। ये पिप इंस्टॉल करेगा, हम कर सकते हैं। ओके, सो ये सब हमारा हो गया। मेन के अंदर हमने एक NSC नाम का क्लाउड फंक्शन बना दिया है और ये हमारा अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, तो ये 200 हमारा रिस्पॉन्स कोड आना चाहिए अगर ये वर्क करेगा तो। अब इसे हम डिप्लॉय कर देते हैं।
अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ BigQuery के अंदर क्या चल रहा है। BigQuery के अंदर मैंने इस टेबल के जो इस प्रोजेक्ट आईडी के अंदर यहाँ टेबल का डेटा सेट है। इस डेटा सेट के अंदर मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय मास्टर नाम से एक टेबल बना रखी है। एम्प्लॉय मास्टर में टेबल के अंदर डेटा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रीव्यू करके हम देख सकते हैं डेटा के अंदर रखा हुआ है। डिटेल्स में हमारे पास जो भी डेटा है उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कब का डेटा है, कब कब टाइम पे आया है, और इस टेबल का नाम क्या है, टेबल आईडी क्या है, ये सब हमारे पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितनी रोज है ये सब आ जाएगा सिंपली। अब हम इस टेबल के अंदर क्वेरी करते हैं। तो क्वेरी हम कैसे कर सकते हैं, पहले मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। प्रीव्यू करने पे ये हमारे पास डेटा है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हमारे पास टॉप 50 दिखा रहा है। अभी हमें और देखना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करके और देख सकते हैं, मतलब 100 200 कर सकते हैं इसे, टॉप 200। एक बार व्यू करने पे कितना दिखेगा हमें डेटा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 200 डेटा आ जाएगा, 200 रोज आ जाएंगी। ठीक है, अभी हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, अब हम क्वेरी करते हैं इसके ऊपर। तो क्वेरी हम कर देते स्प्लिट टैब करके। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, पहले मैं डिटेल्स स्कीमा में आ जाता हूँ। स्कीमा में मेरे को चाहिए कि एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी दिखनी चाहिए, तो मैं ये क्लिक कर देता हूँ। फिर एम्प्लॉय नेम दिखना चाहिए, तो वो भी क्लिक कर देते हैं। एक ईमेल दिख जाए और एक फ़ोन दिख जाए। ठीक है, और मैं इसको लिमिट कर देता हूँ 1000 की जगह सिर्फ 10, कि इसको थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा 10 करने पे। ठीक है, इसे हम सिर्फ 10 पे कर देते हैं। अब इससे मैं रन करके चेक करता हूँ। तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है कि हमने एसक्यूएल क्वेरी चलाई। क्वेरी करने के बाद हमारे पास चारों रो दिख रही हैं। एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया। ये चारों पे क्या क्या वैल्यूज हैं वो सब भी दिख रही हैं। टॉप 10 दिखा रहा है हमारा, लिमिट करने पे हमारे टॉप 10 रोज दिख रही हैं। ठीक है, अब हम यही चीज़ जो है भेजेंगे एपीआई के थ्रू। मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, इसको बता दो। बिग क्वेरी क्या क्या सपोर्ट करता है, बिग क्वेरी लेगेसी एसक्यूएल और स्टैंडर्ड एसक्यूएल दोनों सपोर्ट करता है। ठीक है, अभी भी सेम रिजल्ट आएगा। तो हम यही चीज़ एपीआई के थ्रू भेजेंगे। पहले मैं चेक करता हूँ कि सही बनने की नहीं। अब ये बन रही है। ठीक है, ये हो गई, ये बन के तैयार हो गई। अब हमारे पास ट्रिगर के अंदर जो आता है एक एंड पॉइंट आता है। ठीक है, ये हम एक बार लॉग्स चेक कर लेते हैं कि कंप्लीट बन चुकी है कि नहीं। ये बन चुकी है, 55 पे बन गई। ठीक है, तो हम ट्रिगर पे हमारे पास एक आ गया एक एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट की हमें बहुत ज़रूरत है। यही एंड पॉइंट हमारा पोस्टमैन के अंदर, यहाँ पर मैंने एक अलग से एक वो बना रखा है बकेट, मतलब कलेक्शन बना रखा है। उसके अंदर मैंने डाला हुआ है एनएससी सेशन, और इसी के अंदर मैंने यहाँ यूआरएल डाल दिया। यूआरएल मेरा अभी गेट पर सेट है। इसके अलावा और भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अभी जो वैल्यू है वो हमें कोई नहीं चाहिए, हमें बॉडी के अंदर क्वेरी भेजनी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा रॉ के अंदर, इस तरीके से लिखूंगा। टेक्स्ट की जगह मैं कर देता हूँ जेसन। ये हमारा जेसन फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्वेरी हमें क्वेरी डाल देता हूँ, यहाँ मैंने क्वेरी डाल दी। ठीक है, एक सिंपल एक क्वेरी है जो कि ये करेगा। बट अभी ऐसे नहीं करेगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने प्राइवेट फंक्शन बनाया हुआ है। तो मुझे हेडर में हेडर में मुझे एक बैरियर टोकन पास करना पड़ेगा। तो बैरियर टोकन मेरे पास यहाँ पर आ गया ऑथराइजेशन में। ठीक है, बैरियर टोकन कहाँ से आएगा, यहाँ टेस्टिंग करा मैंने। टेस्टिंग में हम जाएंगे टेस्ट इन क्लाउड फंक्शन, इसके थ्रू मुझे बैरियर टोकन मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। इसको एक बार खोल जाने दो। इस शेल के अंदर हो रहा है मेरा सारा कुछ। ये टेस्टिंग के लिए हमें पहले एक बार शेल के अंदर इसे खोलना पड़ेगा, और यहीं पर मुझे टोकन दिखते हैं, तो हटा सकता हूँ। जैसे ही मैंने क्लाउड टेस्ट इन क्लाउड चलाया तो ये सारा जो कमांड था अपने अपने आप ही यहाँ पे दिखते हैं। बट मुझे इतनी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतनी सी की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ इतने सी की ज़रूरत है। ये क्या कर रहा है, ये मेरा बैरियर टोकन निकाल रहा है। बैरियर टोकन को मैं एको करवा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बैरियर टोकन आ गया। चेक करते हैं, हम ये बैरियर टोकन यहाँ डाल देते हैं। मैंने डाले बैरियर टोकन। ठीक है, ओके। अब हमारे पास बॉडी में भी कुछ वैल्यू है, ऑथराइजेशन के लिए हमें कुछ हमारे पास आ गया बैरियर टोकन। फिर हेडर में मेरा बैरियर टोकन जा चुका होगा।
ठीक है, ये मेरा बैरी टोकन हेडर में आ चुका है। ठीक है, पेरेंट्स में कुछ नहीं देना, मेरा बॉडी में है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं सही से। अभी ये हमारे पास बैड रिक्वेस्ट आ रही है। बैड रिक्वेस्ट क्यों आ रही है? अब हम जब हमारे पास कुछ भी एरर आता है तो हम इसे चेक कर सकते हैं लॉग्स के थ्रू। फिर रिफ्रेश करो तो अपने आप ही दिखा देगा बैड रिक्वेस्ट क्यों आ रही है। अभी चेक करते हैं। फिनिश विद स्टेटस एरर। अब यहाँ हमने कुछ कोड में एरर करा होगा, शायद इस वजह से एरर दिखा रहा है। ठीक है, मेरे पास टेस्टिंग एरिया में कई सारे पड़े हुए हैं। ये मेरे पास है मिडल लेयर, सेम ही बना के मैंने पहले से रखी हुई थी। ठीक है, उसके अंदर मैं क्वेरी चेंज कर देता हूँ। अभी टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, मैं इसलिए ज़्यादा डीबग नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें क्वेरी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेरी थी मेरी, चेक करते हैं अभी रन कर रही है या तो क्वेरी में एरर होगा वरना। तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। एम्प्लॉय आईडी हमारे पास 2040 और लेबल ये हमारे पास ये एम्प्लॉय का है वो आ गया सारी चीज़ें। एम्प्लॉय आईडी क्या है अपने पास 2040 है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी वैल्यूज है वो सारी दिखा देगा आपको। आपको बस यहाँ पर क्वेरी दिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो है 2040 एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी 2040 आ रहा है। एम्प्लॉय नेम आ रहा है हमारे पास एम्प्लॉय 40 आ रहा है। फिर ईमेल चेक करते हैं, ईमेल क्या आ रहा है यहाँ पे। ईमेल मेरा आ रहा है 40, ये सेम आ रहा है ईमेल, मतलब कि सारा डेटा बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। तो ये हमने एपीआई बना करके देखी और अच्छे से चला करके भी देखी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी हम चेक करते हैं और क्या अपने पास होगा। ठीक है, प्रेजेंट में सो हमने जो यूज़ करा वो था 3.9 वर्जन ऑफ पाइथन। उसके अलावा हमने कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करी वो आपने देखा अभी। और डेटाबेस मैंने आपको दिखाया था कि डेटाबेस मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे पास पहले ही बना हुआ है तो मैं उसी में से यूज़ कर रहा था, क्योंकि मेरे पास मुझे डेटा पता है मेरे पास कौन सा रखा हुआ है, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, और मुझे क्वेरी पता है क्या करनी है। अब इसके बाद हमने लाइव कर लिया, लाइव लैब। ठीक है, और क्या है हमारे पास डाउट, अगर किसी को डाउट है तो अब पूछ सकता है कोई डाउट। जैसे कि हमने लास्ट में कुछ एरर करा हो तो उसकी वजह से आपको किसी को डाउट आ रहा हो, तो डाउट क्या था किसी को पूछना हो तो कुछ भी पूछ सकता है अभी भी। ठीक है, तो आप माइक ऑन कर लो अपने, मतलब एक्सेस दे दो अपने हैंड्स पहले आप अप करो, फिर आपको एक्सेस मिलेगा। उसके बाद आपको माइक ऑन करना है। ठीक है, तो एक एक करके पूछना आप। तो किसी को डाउट है तो हैंड्स अप कर लो अभी। अगर इसको डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर किसी को डाउट है अभी भी पूछ सकता है, और मैं अभी इस मीटिंग में हूँ, बैठा हुआ हूँ। किसी को डाउट अगर बाद में भी है तभी पूछ सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि अभी टाइम बाउंडेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, उसके अलावा ये फॉलो के लिए लिंक है हमारे पास कि डाउट ग्रुप का आपको क्यूआर कोड है, हमारे पास फीडबैक फॉर्म का क्यूआर कोड है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ गड़बड़ लगी, कुछ फीडबैक देना चाहते हो कि कैसा सेशन गया, वो आप यहाँ पे दे सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये मेरा लिंक्डइन कनेक्ट के लिए है, आप लिंक्डइन पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो इस क्यूआर कोड के थ्रू। ठीक है, और थैंक यू, दैट्स ऑल। सारी पीपीटी जो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ग्रुप के अंदर। ग्रुप का जो क्यूआर जो लिंक है वो यहाँ है, ज्वाइन आउट ग्रुप, स्कैन कर लो किसी को करना है तो। ठीक है, और बस
Thank you. Thank you, Siddhant Bhaiya, for this beautiful session. And thank you, everyone. I'm sure that after this, you are all ready to kickstart your journey in the field of DevOps. If anyone has any doubts, kindly use the raise hand option in the team so that we can permit you to use your mic.